तो दोस्तों, मैं आ रहे आपका दोस्त एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ। हमारा प्रीवियस टॉपिक जो प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता था, उसे हमने एनसीईआरटी के बिहाफ पे फिनिश कर दिया है। उसके साथ ही हमने पीवाईक्यू यूपीएससी लेवल के, पीवाईक्यू यूपीपीसीएस, इनको कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, जो आपने देखा हमारा अभी जो एग्ज़ाम हुआ यूपीपीसीएस का, वो बहुत डायनेमिक नेचर का हुआ, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। अब बहुत टाइम खत्म हो रहा है, कोई कंपटीशन बढ़ गया है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल लगा के या कुछ सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। वन डे एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी ने अपना लेवल और यूपी पीसीएस ने खास तौर पर अपना लेवल समय के साथ धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा कि हमारा फाउंडेशन मजबूत रहे, जिससे किसी तरीके से भी एग्ज़ाम आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें और आसानी से अपना सिलेक्शन कर सकें। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, उसके बाद उसके पीवाईक्यू, आप मेरे साथ जुड़े और आसान बनाए इस जर्नी को। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो हम बता दें पहले ही हम क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक है क्या बताती हमें किताबें और खबरें। तो जब किताबें बात आ जाएंगी, मतलब लिपि आ गई, भाषा आ गई और उनको हमने समझ भी लिया, तो ये टाइम था वैदिक काल का। तो हम वैदिक काल के टाइम को इसमें देखेंगे, जहाँ पर हमें अपने जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, और उपनिषद और पुराणों के बारे में। इस टॉपिक से एक और चीज़ें हमें दी गई हैं कवरें, मतलब हमें जो शब्द समाधान, मतलब मनुष्य को दफनाने की परंपरा थी उस, और उसके या जलाने की परंपरा थी, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी उनसे प्राप्त होती है। इन्हीं में थी जो महापाषाणिक काल की साइटें हैं, जो इस तरीके की कब्रों से जुड़ी हुई थी। वहाँ से हमें उनके इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, लोगों के बारे में, कि वो लोग क्या यूज करते थे, किस तरीके से सोचते थे, उसके बारे में हमें पता लगता है। इस चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि क्विक बुक से हम वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट उन्होंने महाजनपद और आरंभिक नगर जो गंगा घाटी के किनारे किनारे पनपे, उनके बारे में जिक्र किया है। तो हमारे लिए यह टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है पूरी तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस लगातार पूछते हैं। तो हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक करते चलेंगे और आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। और देखिए, जब आप अभी पूर्वालोकन देखिए करिएगा, लेकिन पूर्वालोकन अपनी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, उसे रटने की प्रयास मत करिएगा। हाँ, जो फैक्ट है उसमें दिए गए हैं, उसके एक शॉर्ट नोट से बना लीजिएगा। आपके पास जैसे हिस्ट्री के हों तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए पूर्वालोकन के, जिससे कि आप आसानी से जब एग्ज़ाम पास में होगा तो एक क्विक रिवीजन उसका कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि इस साल क्वेश्चन कम आए हैं, नहीं आए हैं, या अलग तरीके से पैटर्न बन गया है तो अगली बार यूपी पीसीएस नहीं पूछेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यूपी पीसीएस ट्राई कर रहा था कि ये एग्ज़ाम दो पाली में हो जाए, मतलब दो तरीके का नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो उन्होंने डेफिनेटली जो पेपर ऑफ सेट भी दो चार, एक से ज़्यादा बनाए होंगे। तो उसमें जो हार्डेस्ट पेपर था वो आपके सामने आ गया, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल सोच के नहीं चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो पेपर आएगा पूर्वालेखन का महत्व तो खत्म हो जाएगा। आप उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है हमें, लेकिन हाँ उसको भी कवर करते हुए चलना है, और इसी तरीके से टॉपिक और उसके क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का पेपर आ जाए उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या बताती हैं हमें खबरें और किताबें, और साथ उसके बाद जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम दृष्टि क्विक बुक की जो में दिया गया है उनको कवर कर लेंगे। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा वैदिक काल का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 या 3 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर नहीं रखेंगे, तो आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और आप लोग इसमें देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि कैसे पशुपालक हम बन गए, कैसे हम कृषक बन गए, हमने कैसे खेती करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नगरीय जीवन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक बड़ा गैप आएगा, जब हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, हजारों सालों का गैप आता है। उस हजारों सालों के गैप के बाद फिर कहीं जाकर लगभग 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी के बीच में पुनः जीवन
बड़े पैमाने पर नगरीय जीवन स्टार्ट होता है वो गंगा नदी के किनारे किनारे स्टार्ट होता है। तो उससे पहले जो बोलते हैं कि आर्टिक रीजन से, बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि आर्टिक रीजन से कुछ लोग आए, चरवाहा के रूप में आए, चारागाह ढूंढते ढूंढते, ग्रासलैंड ढूंढते ढूंढते इस भूमि पे आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। उन लोगों ने यहाँ पे आके फिर एक नई सभ्यता का स्टार्टिंग किया, जो वैदिक काल है, वैदिक युग है, उसका स्टार्टिंग करते हैं। सो इसी इतिहास को हमें आज पढ़ना है, ठीक है। और इस काल में फिर वो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना लिखना था उनको, लेकिन हम उनकी भाषा को आज तक, लिपि को समझ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। पर मतलब उसको हमने समझ नहीं पाया उन्होंने क्या लिखा है। तो हम उनके पुरातात्विक साक्ष्य जो छोड़े गए हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट है उस इतिहास को पढ़ने के लिए। लेकिन जो हम आज इतिहास पढ़ेंगे उसको हमने समझा भी है, उसको हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो हमें ये किताबें और कब्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक में, आप जुड़े रहिए इससे, ठीक है। तो दिया गया है पहला ही, देखिए हेडिंग दी गई है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो हम जानते हैं दुनिया भर के जितने भी लिखित सामग्री है जिसको समझा भी गया है, उनमें से भारत के जो 4 वेद हैं जो प्राचीनतम है, सनातनी है, वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या थी? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं थी, ठीक है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं थी, इन्हें सुक्त कहा जाता है। सुक्त का मतलब होता अच्छी तरीके से बोला गया। देखिए उस टाइम डेफिनेटली लिपि का विकास तो नहीं हुआ होगा, तो कंठस्थ कराया जाता था, ठीक है। आपने कोई श्लोक की रचना की है, उस रचना का फिर पढ़ाना है तो उसे कंठस्थ कराया जाता था बोल बोल के, तो इसीलिए इसे सुक्त कहा गया। इसमें देवी देवताओं की रचनाएं थी। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसने दिया एनसीईआरटी ने, 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने एक नाम पहले ही आपको बताया था कि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ एक नाम है। लोगों ने ये थिंकिंग की है कि एक पुरंदर नाम दिया गया है, पुरंदर जो नाम है वो रिलेट कर दिया कि जो किले ढहाने वाला, तो सिंधु घाटी के जो किले ढाए गए हैं वो पुरंदर नहीं ढाए, मतलब आर्य लोग ने आक्रमण किया उस सभ्यता को खत्म कर दिया, ऐसी कल्पना भी की गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, अग्नि, सोम, 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। अग्नि को आग का देवता बोलते थे और ये मीडिएटर का काम करता था किनके बीच? इंसानों और देवताओं के बीच एक मीडिएटर कौन थे? अग्नि। उसके बाद इंद्र को वर्षा का और युद्ध का देवता माना जाता था। सोम, सोम एक पदार्थ का पौधा था जिससे कि एक मादक पदार्थ, पेय पदार्थ बनाया, खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। अब वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर और सस्वर पाठ कंठस्थ कराते थे, याद कराते थे बोल बोल के। तो अधिकांश जो सूक्तों की रचना है और सीखने वाले ज़्यादातर पुरुष थे, लेकिन पुरुषों के साथ भी कुछ महिलाओं ने भी उस टाइम पर रचना की थी। जैसे कहते हैं ना महिलाओं को अधिकार नहीं थे प्राचीन टाइम में भारत में, तो ऐसा अगर होता तो जो गार्गी हैं और भी महान विदुषियाँ हुई हैं, उनको कैसे मौका मिलता, इतना स्थान कैसे मिलता? तो डेफिनेटली जो हमारा सनातन ही धर्म है उस टाइम पर पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी समान अधिकार थे, इसीलिए उन महिलाओं ने भी इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, ठीक है। तो अब बात आती है, तो ये रचना की थी तो इनकी कोई भाषा होगी, इनकी कोई लिपि होगी। तो इनकी जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। जो आजकल संस्कृत है वो संस्कृत नहीं है, एक स्टार्टिंग टाइम की संस्कृत, ठीक है, जिसको हम प्राक संस्कृत के नाम से जानते हैं, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। वो थोड़ी भिन्न है। जो हमें आज संस्कृत मिली है, परिष्कृत संस्कृत मिली है, उसका अपभ्रंश रूप मान सकते हैं, मतलब बिल्कुल फाउंडेशन जो जिसका है उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक है। हम जिन किताबों में पढ़ते हैं वे लिखते हैं छपी गई ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। उस टाइम देखो कागज़ था नहीं, स्याही थी नहीं, लिपि थी नहीं, तो क्या करते थे? तो भैया उच्चारण मतलब सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से वो नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र हुई। पर उसमें ध्यान ये दिया जाता था कि जो भी उच्चारण किया जा रहा है शुद्ध किया जाए, जैसा का तैसा किया जाए, उसमें कोई बदलाव ना हो,
जिससे कि वो संरक्षित रहे समय के साथ। ठीक है, तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, सुना जाता था, पढ़ा जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे लिखा गया और ये लिखने का काम जहाँ तक है वो गुप्त काल में हुआ है, इसीलिए स्वर्णीय काल कहा जाता है गुप्त काल को भारत का। अब एक चीज यहाँ पे दी है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिएगा, भाषा और भाषा जो है उसका एक भाषा दूसरी भाषा से जुड़ी हुई जैसी होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में भी खड़ी बोली है, अवधी है, ये सब ब्रज भाषा की है। तो देखिए, हिंदी हिंदी और हिंदी की बोलियाँ, तो उससे जुड़ी हुई भाषाएं, उससे जुड़ी हुई दूसरी भाषाएं जैसे मगधी है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि संस्कृत और अन्य भाषाओं के, देखिए इसमें बात की गई है, तो हमें थोड़ी यहाँ से नॉलेज मिलती है कि संस्कृत भाषा क्या है। एक भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, जब हम किसी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इतिहास है, भाषा भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी। तो जो संस्कृत भाषा है वो एक भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असम में बोली जाने वाली असमिया, गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती, और जो हिंदी प्रांत में बोली जाने वाली हिंदी, कश्मीर में बोली जानी कश्मीरी और सिंधी, और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी हो गई, यूरोप से जुड़ी हुई कुछ भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, जर्मनी हो गई, यूनानी हो गई, इटली की इतावली हो गई, स्पेनिश हो गई, आदि सभी जो संस्कृत भाषा का परिवार है, जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार है, इसी से जुड़ी हुई भाषा और है वो संस्कृत। तो ये सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हैं। चाहे मतलब आप यूनानी भाषा देख लें, इतावली भाषा देख लें, स्पेनिश देख लें, फ्रांसीसी देख लें, जर्मनी देख लें, ठीक है, अंग्रेजी देख लें। तो अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो आप देखिएगा, हम अब मात्र बोलते हैं, माता को क्या बोलते हैं? मात्र, पितृ। तो इन्हीं से देखें, मदर, फादर, ऐसे अंग्रेजी शब्द भी आप देखते हैं, तो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस हमारे जो उपमहाद्वीप, हमने पहले ही बोला था, भारत एक सब कॉन्टिनेंट के तौर में, ये हमारा जो ये भारतवर्ष है, पहले देखा जाता था, बाद में इसके टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, म्यांमार, ये सभी भारत से जुड़े हुए थे। ठीक, और दूसरे एशियाई कंट्री से, पर्वतों से, जल से और प्राकृतिक चीज़ों से अलग थे। तो ये सब कॉन्टिनेंट था। इसी सब कॉन्टिनेंट में दूसरी भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर ज़्यादातर ये जो भाषा परिवार है, जिसको बोलते हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार, उसी की एक श्रृंखला है संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी और आपकी हिंदी, ये सब यहाँ बोली जाती है। अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप मलयालम बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेश में आप एक भाषा परिवार देखेंगे, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से संबंधित हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, देखिए चार भाषाएं हैं। तमिलनाडु की तमिल, फिर तेलुगु है, कन्नड़ है कर्नाटक की, मलयालम है। ये सभी किस भाषा परिवार की हैं? ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब मध्य भारत में जो देखेंगे, झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है, आप देखिए उनकी भाषा का अलग ही तरीके से बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में कितनी भाषा परिवार हो गए? चार भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिएगा, तो आपके काम आ जाएंगे, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब जो इतिहासकार होते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हमको ये समझना है। तो इतिहासकार जब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो जो उनकी सूक्तियाँ हैं, जो उन्होंने सूक्त लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ते समय उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है जो उन सूक्तों में यूज हुई हैं। जैसे आप देखिएगा, इतिहासकार पुरातत्व वेदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों पर भी ध्यान देते थे। जो पुरातात्विक स्रोत थे, जो हमने सिंधु सभ्यता के दौरान यूज किए, जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल में यूज किए, अब उनके साथ हमें एक और ऑथेंटिक चीज़ मिली थी, लिखित सामग्री।
इस काल के बारे में। उस लिखित सामग्री से अब हम इस कालखंड का बेहतर तरीके से पुनर्जीवन कर सकते थे, बेहतर तरीके से लिख सकते थे, बेहतर तरीके से इतिहास लिखा जा सकता था। तो अब ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, ऋग्वेद में जब हमने ऋग्वेद किन के लिए लिखे गए थे? देवी देवताओं के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन सी देवियाँ, कौन कौन सी नदियाँ इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। तो उसी में देखिए 2 नदियों की बात की गई है, ब्यास और सतलुज के बीच एक संवाद है, इसका सूक्त यहाँ पे दिया गया है। हमने बात की थी ऋग्वेद में कुछ पांडुलिपि थी, मनुस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई, भुज्र नामक छाल, पेड़ की छाल से पे लिखी गई थी, ताम्र जो ताड़पत्र होते हैं उन पे लिखी जाते थे। तो कश्मीर में पाई गई पांडुलिपि है जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। उसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया और ये आजकल की ये जो पांडुलिपि है, ये मनुस्क्रिप्ट है, ये महाराष्ट्र के पुणे के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ देखिए इतिहासकार क्या करते हैं, विश्वामित्र और नदियों के बीच के संवाद को उन्होंने संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत उसमें लिखा होगा, उसका हमने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, वहाँ यहाँ पे दिया गया। आप देखिए बहुत मजा आएगा, हम पूरा पढ़ते हैं इसको। जो विश्वामित्र जो महर्षि थे उनके बारे में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की है विश्वामित्र जी ने। आपको याद होना चाहिए गायत्री मंत्र किसने बनाया है? विश्वामित्र जी ने ही बनाया है। सावित्री, जो सूर्य की पूजा, सावित्री जो है उनके ऊपर है, ये विश्वामित्र के द्वारा बनाया गायत्री मंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महर्षि हैं प्राचीन काल के। तो इन्हीं के बारे में बात है कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दंपति गायों की तरह, मतलब गाय और उनके बछड़े, ये जानवर रहे होंगे, तो इनको पूजनीय थे, ये जो एनिमल्स थे पूजनीय थे। हम इनको एनिमल्स भी ना कह के ये हमारी माता है, हमें ये कहना चाहिए, ठीक है। तो कितना सम्मान के साथ गाय और बछड़ों, क्योंकि इन्हीं का दूध पी के हम बलशाली हुए, हमारे पूर्वज बलशाली हुए और हम आज यहाँ पर तक पहुँचे हैं, ठीक है। 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से, अब इसका मतलब 2 फुर्तीले घोड़े, तो घोड़ों का भी जिक्र हो गया, तो दे नो अबाउट द हॉर्सेस। पहाड़ों से नीचे आओ, तो ये नदियां कहाँ से आ रही हैं? पर्वतों से आ रही हैं, ठीक है। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त, मतलब एक और, तो इंद्र क्या है? शक्ति देने वाले भी हैं। रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, मतलब सागर उनकी तरफ बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, ठीक है। नदियां क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के द्वारा बनाए रास्ते पे चल रहे हैं, जो देवताओं ने प्रकृति ने रास्ते बनाए हैं हम उन पे चल रहे हैं, एक बार निकलने में हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब विश्वामित्र फिर लिखते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। मतलब विश्वामित्र जी को नदियों को क्रॉस करना है, ठीक है। अब नदी क्रॉस करते समय वो नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नदियों, हमारी प्रार्थना सुनो, ठीक है। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और पहियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से आपको पार कर सकें। नदियाँ, तुम हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे, जो छछला पानी होगा उस एरिया से वो लोग निकल जाते हैं। तो इतिहासकार बताते हैं ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ थीं, और नदियों को उन्होंने किससे कंपेयर किया? जो उनके लिए पवित्र थे, गाय थे, उनके बछड़े थे, उन्होंने किससे पवित्र किया? जो फुर्तीले थे, सबसे ज़्यादा फुर्तीले घोड़ों के बारे में दे नो अबाउट। उन्होंने किनसे बताया कहाँ शक्ति लेते हैं? इंद्र के बारे में बताया, रथ के बारे में बताया, घोड़े के बारे में बताया, गाय के बारे में बताया, ठीक है। जहाँ नदियाँ बहती होंगी, ये वह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पे घोड़ों का, गायों का, उनके बछड़ों का बहुत महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना उन्होंने घोड़ों और गायों से की है, ठीक है। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का खास तौर पर सरस्वती और सिंधु, तो इस टाइम जो ऋग्वेदिक काल है सरस्वती नदी का बहुत महत्व था, ठीक है। सिंधु नदी, उनकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का भी सिर्फ एक बार क्या हुआ है? जिक्र हुआ है।
तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो कह देंगे कि गंगा यमुना बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ थीं उस टाइम की, तो नहीं, उस टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती नदी थी। तो आप जानते हैं सरस्वती जी नदी के बारे में, जो प्रयागराज है, संगम है, वहाँ पर दो नदियों का मिलन तो दिखाई देता है। और तीसरी नदी और थी जो अब विलुप्त हो गई हैं, शायद नीचे से कहीं प्रवाहित होती हैं, अज्ञात है एक तरीके से। तो तीन नदियों का संगम है प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का। तो ये सरस्वती नदी उस टाइम पर बहुत पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में। गंगा यमुना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसीलिए इनका जिक्र एक या दो बार हुआ है। तो इसमें दिया एक बार जिक्र हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पर देखिएगा, इनके पास रथ थे, इनके पास घोड़े थे, इनके पास मवेशी थे। तो इनका खास तौर पर पेशा अब क्या रहा होगा? कृषक हुए, कृषक से पशुपालक हुए, और पशुपालक इनका मुख्य धंधा हो गया। पशुओं को चारागाह में चराते थे, चरवाहे हो गए ये लोग। मुख्य धंधा क्या बन गया? चरवाहा, पशुपालन करना, उनसे जो दूध प्राप्त होता था उसको पीते थे। उसी के बारे में दिया है कि ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं, अनेक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। तो अगर प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, देवताओं से उन्होंने प्रार्थना की है, तो डेफिनेटली घोड़े और जो पुत्र होंगे वो जरूरी थे, क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? युद्धों में जरूरत पड़ेगी, युद्ध करने के लिए। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी और अच्छे चारागाह के लिए, चारागाह के लिए, ग्रासलैंड के लिए, और जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती रही होंगी, और लोगों को बंदी बनाने की लड़ी जाती होंगी, जिससे कि उन्हें गुलाम मिलें, जिससे उन्हें काम करने वाले लोग मिलें। और जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। उस टाइम राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। जीत के जो भी लेके आए उनमें कुछ भाग सरदार लिख लेंगे, कुछ लोग पुरोहितों, जो पूजा पाठ करने वाले, देवताओं से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनको दे दिया जाता था। शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में जो भी चीज़ें लाई जाती उनकी आहुति दी जाती थी। आज भी हम लोग आहुति देते हैं। तो ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की बलि, जो आजकल हम हमारे समाज में जो बलि प्रथा है उसको भी हम देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, सही चीज़ नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, किसी की जान लेना, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन इससे एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसके बारे में आगे जिक्र होगा कि भैया बुद्ध धर्म, जैन धर्म ये क्यों आए, ठीक है। इनके पीछे कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया और नए धर्म की तरफ बढ़े, नए तौर तरीके की तरफ बढ़े, ठीक है। यहीं से वो बीज यहीं से उत्पन्न होते हैं कि जानवरों को आहुति देना, ठीक है। बेवजह घी, अनाज का ऑलरेडी कम था, इतना उपज तो होगी नहीं, जो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद भी हम सभी लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कुछ लोगों को तो भोजन, कुछ लोग बिना भोजन किए रात को सोते हैं इस देश में भी। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी हरित क्रांति और ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी, तो उस टाइम तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं तब। उसके बाद भी आप अनाज का, घी का इस तरीके से यूज करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के बीच विचार पैदा होंगे। तो वहाँ से, ठीक है, आगे चलते हैं। अब युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार होता था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ सरदार रखते थे, जिसके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो मैंने यहाँ पे बताया है। वॉर में, पीस में, क्लोज लीडर, चूज लीडर, ब्रेव एंड, अब आगे देख दिया इन्होंने। सरदार कौन बनता था, कैसे बनता था? अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, ज़्यादातर पुरुष ही युद्ध करते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते थे। एक जगह उन्होंने मीटिंग कर ली, उसमें मिलते थे। युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। जहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बलिष्ठ थे, जो कुशल थे, बहादुर थे, ठीक है। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो जो इस टाइम पे जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ उस टाइम पे थी, उन्हीं के अंदर से हम चीज़ें निकालते जा रहे हैं। वो क्या ऐसे क्या कर रहे थे, ठीक है। सब चीज़ वहीं से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। अब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। अब देखिए, इस टाइम हमारा सनातन धर्म
जातिगत व्यवस्था में नहीं जकड़ा था। इस टाइम ना ही किसी आदमी की कोई जात होती थी। जात मतलब उसका काम, उससे रिलेटेड उसे किया जाता था। ठीक है, कोई जन्म से अपर कास्ट, कोई जन्म से लोअर कास्ट, कोई बैकवर्ड कास्ट नहीं होता था उस टाइम पर। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण हम इस आधार पर करते थे वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, जनरली उनका काम करने का तरीका, वो किस जगह रह रहे हैं, उसके आधार पर किया जाता था। और कहाँ उनकी परंपरा क्या है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को दिया गया है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था उन्हें पुरोहित कहते थे। कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। दूसरे लोग जो यज्ञ करते थे और अनुष्ठान करते थे, ऐसे लोगों को सरदार या राजा या क्षत्रिय कहा जाता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिससे आज हम देखते हैं या जिनके बारे में हमने अभी बाद के इतिहास में पढ़ा है। ये राजा वैसे नहीं थे, ना तो इनके पास अपनी खुद की एक बड़ी सेना थी, ना ही राजमहल थे, ना ही राजधानियां थी, ना ही ये कुछ कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा, मतलब वंशानुगत जो चीजें होती हैं वो भी चीज नहीं थी। उनका बेटा उनका शासक नहीं बनता था, इस तरह की चीजें भी नहीं थी। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज करते थे, जन या जन शब्द का यूज करते थे। जनपद अनपद इसी से निकल के आया है। दूसरा था विष। विष जिसे वैश्य शब्द कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। विष और जैन, ये दो शब्दों का उपयोग पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है कब क्यों किस लिए करते थे। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए इन दो शब्दों का उपयोग करते थे। ऋग्वेद में जब जो सूक्तियां लिखी गई हैं तो हमें उसमें विष, विष का मतलब भी वही जनता या समुदाय से मतलब है, वैश्य शब्द से निकला है। और जन, जन का भी मतलब वही है। तो इसमें उन्होंने देखिएगा कितने तरीके के जनों का उदाहरण दिया है। तो उनके काम के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर उनको, जो जैसे जो पुरोहित लोग थे जो पूजा पाठ करते थे, देवताओं से प्रार्थना करते थे, यज्ञ में राजा महाराजाओं का हेल्प करते थे, यज्ञ करवाते थे, उन्हें पुरुजन या भरतजन, यदुजन जैसे कई नाम उल्लेखित होते हैं, कुरुजन। तो इस तरीके से 5 विषयों में इसको बांटा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, 5 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो वो जनजाति, आर्यों की जनजाति मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहला है पुरुजन या पुरुवित्स। ठीक, दूसरा है भरतजन, इन्हीं के नाम पर, इस कबीले के नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले चैप्टर में ये सब दिया हुआ था। फिर है यदुजन। ठीक है, एक है तुर्वसुजन, तुर्वसुजन। ठीक है, तुर्वसुजन। तो इस तरीके की ये ऋग्वेदिक जनजातियां थी, यदु, पुरु, तुर्वसु और भरतजन। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। ये यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन इस पे पूछा है। जब मैं वो कराऊंगा आपको वो क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला दिया है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य, एक शब्द देते थे आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है, पहले इसमें ये भी दिया होगा पूरा यहाँ पे। तो जब हम एडवांस में चलेंगे तो हम बताएंगे आपको आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। श्रेष्ठ, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, श्रेष्ठ। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, आर्य मतलब श्रेष्ठ जन। ठीक है, तो जिन लोगों, तो उनके कंपेयर कुछ लोग यहाँ पे रहे होंगे पहले के, तो उनको वो अपना गुलाम समझते थे। गुलाम के लिए, गुलामी के लिए तो युद्ध करते भी थे गुलाम लोग बनाने के लिए लोगों को। तो उनको दस्यु लोग, दस्यु नाम दिया गया था, दास या दस्यु। और अपने विरोधियों को जिनके साथ युद्ध करते थे उनको दास बना लेते थे, तो उनको दास और दस्यु नाम से जानते थे। वे यज्ञ नहीं करते थे, शायद वो दूसरी भाषा भी बोलते थे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और मालिक के अनुसार ही वो सारे कार्य करते थे। मालिक जो कहेगा वही करते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय पर देश के अन्य भागों में कुछ और विकास भी हो रहा था। तो उन्हीं विकासों में है मेगालिथ। मेगालिथ मतलब महापाषाण। ये एक तरीके का समाधान करने का तरीका था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछती है आयोग। काफ़ी बार आप देखने हैं महापाषाण से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, और मैप के थ्रू भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ये साइटें मिली हैं हमें। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं, आप ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है खामोर पहेरी। ठीक है, कहानी है महापाषाण की। तो ये शिलाखंड जिन्हें महापाषाण कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें महा मतलब बड़ा और पाषाण में पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफनाए जाने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े तरीके से, बड़े करीने तरीके से लगाए जाते थे, गोलकार एक एक करके बीच में रख दिया गया बड़ा पत्थर। तो महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग आज से 3000 साल पहले की है। और यहीं से हमें एक चीज मिलती है, एक नया धातु मिलेगी जिसको हम आयरन बोलेंगे, लोहा, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अब हमें यहाँ से मेगालिथिक साइट से क्या मिलने लगेगा, लोहे के अवशेष मिलने लगेंगे। और ये प्रथा हमने 2 साइटें आपको बताई थी, ब्रह्मगिरी साउथ में जो कर्नाटक में है, और अदिचल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ साइटें हैं दक्कन और दक्षिण भारत के अलावा भी 2 जगह और साइटें ऐसी मिली हैं, वो है उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। तो स्टेटमेंट आ जाएगा कि महापाषाण के अवशेष केवल और केवल साउथ इंडिया में ही मिले हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूपीएससी बार बार इसी तरीके से स्टेटमेंट बनाती है। हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि यूपीएससी का स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग टाइप में होगा कि आपको अपनी नॉलेज में शक होने लगेगा। इसलिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपकी नॉलेज रिफाइन होती जाती है। आपको हर बार जब पढ़ेंगे तो अलग तरीके से आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, और उसके बिटवीन द लाइन चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी कि उस टाइम पर देखो, केवल और केवल जो महापाषाणिक चीज़ें थी केवल और केवल साउथ इंडिया तक सीमित नहीं थी। इसका मतलब सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट थे, एक तरीके की संस्कृति रिवॉल्व हो रही थी पूरे देश के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़ें भी समझ में आने स्टार्ट हो जाती हैं जब हम बार बार पढ़ते हैं कि केवल दक्कन दक्षिण अब भारत में ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में भी ये संस्कृति थी कि लोगों को दफनाए जाने के बाद बड़े तरीके से पत्थरों को सजाया जाता था उनके चारों तरफ, बड़े बड़े पत्थरों को। तो एक हम आपको महापाषाणिक साइट का दिखाते हैं। ये देखिए महापाषाणिक साइट है, बीच में समाधान हो रखा है। ठीक है, कब्र है, और कब्र के चारों तरफ बड़े 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 गोलाकार तरीके से पत्थरों को रखा गया है, और उसके अंदर जाने के लिए एक छिद्र किया गया है जिससे कि नीचे उसको जाके सबको रखा जा सके। बाद में जैसे उनसे जुड़े हुए और संबंधी जो हैं, परिवार से जुड़े हुए संबंधियों को भी वहीं पे जाकर दफनाया जा सके, जिससे परिवार एक साथ रहे। आज भी हम लोग बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड होते हैं चाहते हैं कि उनकी कब्र को, उनके परिवार को एक साथ रखा जाए। ये चीज़ क्योंकि लोगों में भावना थी, ये इनकी फैमिली परिवार जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए थे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये पोर्ट होल कभी लिखने को आ जाए, कभी पूछ लिया जाए पोर्ट होल क्या है, प्राचीन काल में पोर्ट होल किसको कहते थे, तो ये शब्द जुड़ा हुआ है महापाषाणिक जो कब्रें हैं उनसे। तो ये पोर्ट होल जिसे समाधान ताबूत है कि अंदर होता था, बड़ा सुराग होता था जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, तो कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं, साथ ही साथ अकेला खड़ा पत्थर भी मिलता है। पूछ लेंगे केवल गोलाकार ही मिलेंगे, अकेला वाला नहीं मिलेगा, तो स्टेट में भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये महापाषाणिक साइट से जुड़ा हुआ है। महापाषाणिक समाधान का तरीका था, उनसे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गोलाकार सजाए गए पत्थर भी इससे जुड़े हुए थे। यही एकमात्र परिणाम है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कहते इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के साथ कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को भी दफनाया जाता था, जो काले लाल मिट्टी के बर्तन जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, काले और लाल मिट्टी के बर्तन थे। ये इनकी पहचान थी महापाषाणिक काल के समय की। इसके साथ ही लोहे के औजार, जो मैंने आपको बताया था कि जो आयरन धातु है उसके बारे में इस टाइम से पता लगना स्टार्ट हो जाता है। पूछ लेंगे आयरन धातु का संबंध, जो आयरन है, मेटल है, क्या इसकी जानकारी महापाषाणिक साइट से मिले हुए जो चीज़ें उनसे है, उससे कोरिलेट करती है? तो डेफिनेटली करती है। यहीं से हमें पहली बार आयरन के बारे में भी पता लगता है कि दे नो अबाउट दिस मेटल। ठीक है, हथियारों हथियार थे घोड़े के कंकाल, मतलब दे नो अबाउट द हॉर्सेस, और उनके सामान, साथ ही साथ सोने के गहने। तो तो यहाँ से सोने के गहने, तो इसका मतलब अब ये भी जन्म के बाद के मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास रखते थे, तो इसीलिए सारी चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। चीज़ों में असमानताएं भी हैं, किसी के साथ कुछ कम चीज़ें, किसी के साथ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी बताते हैं उस समय के। तो यहाँ पे देखिए कब्रों से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ी और एक कटार जैसे मिली हैं। तो लोगों में सामाजिक असमानताओं के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में, तो पुरातत्व में यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं। तो हम ब्रह्मगिरी, जो कि एक महापाषाणिक साइट है, दे आर इट्स इन कर्नाटका, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल में सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन थे। तो डेफिनेटली जो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए होंगे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति रहा होगा, और जिसमें कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वो सामान्य सा एक गरीब व्यक्ति रहा होगा। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी था। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नताओं को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग सरदार होंगे, कुछ लोग उसके गुलाम होंगे या अनुयायी होंगे। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों की थीं? ये बात भी निकल के आती है। कभी कभी महापाषाण से मिले एक से अधिक कंकाल मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के अन्य व्यक्तियों को अलग अलग समय में वहाँ पे दफनाया गया था। बाद में मरने वाले व्यक्तियों को जो पोर्ट होल रास्ता बनाया था ना नीचे कब्र सवादान वाले कमरे में जाने के लिए, उसके द्वारा लाया जाता होगा। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर को इसलिए रखा जाता होगा बाद में उस साइड को आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है, तो ऐसी ही एक स्पेशल बुरियल हमें कहाँ मिलती है? समाधान मिलता है इमाम गांव, पहले गांव, जो महाराष्ट्र में है। चित्र में इमाम गांव हमने देखा था, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है, जहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। ये वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, गड्ढे में सीधा लिटाया जाता था, दफना दिया जाता था। अब उनका सिर किधर रखते थे? उत्तर दिशा में। पैर किधर रखते थे? दक्षिण दिशा में। तो कई बार इन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जो समाधान का तरीका था वो कैसे था, उत्तर दक्षिण कैसे रखते थे सिर को? तो उत्तर दिशा में सिर रखते थे और दक्षिण दिशा में पैर। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले एक मकान में दफनाया गया। इनके 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, अर्थात ये किसी सरदार का, किसी बड़े व्यक्ति का घर रहा होगा। अनाज का गोदान भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। अब एक और चीज, जब हम कंकाल की जो स्केलेटन है उसकी हम जब इन एनालिसिस करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो हमें ये पता लगता है ये समाधान स्त्री का था कि पुरुष का था या किसी बच्चे का था। बच्चे में इतनी आसानी से नहीं पता लगता है, लेकिन स्त्री और पुरुषों में पता लग जाता है, क्योंकि स्त्रियों को जो कूला रहता है, क्योंकि उनको बच्चे पैदा करने होते हैं, तो हमने जो बायोलॉजी में भी पढ़ा है तो वो बड़ा होता है पुरुषों की कंपेयर में, जो हमारा हिप एरिया वाला जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसी के बारे में दिया गया है। और उसके अलावा एक वैद्य के बारे में बताया गया है जो 2000 साल पहले एक प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं, चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक बुक लिखी है, तो चरक से जुड़ी हुई बुक है चरक संहिता, ये भी पूछी गई है। ठीक है, ये वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में लगभग 360 अस्थियां नहीं है, लेकिन आधुनिक टाइम में जो आधुनिक विज्ञान है उसने बायोलॉजी में बताया कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। तो उन्होंने शायद उन अस्थि जो उप अस्थियां होती हैं उनको भी काउंट कर लिया हुआ है, कार्टिलेज होते हैं ना, उनको भी हड्डियों में ही काउंट कर लिया होगा, इसीलिए 360 हड्डियां मिली थी। अब बात कर लेते हैं एक गांव की, जो हम इमाम गांव, प्रारंभिक गांव, उसकी बात करते हैं।
तो इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल जैसे बीज भी मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगाया जाता है लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि कई तरह की रसबरियां भी उस तरह एकत्र की जाती थी और खाई जाती थी। ठीक है। इसी के साथ आप देखिएगा मैप दिया गया है एक पुराने टाइम में। तो अब देखिए एटलस में हम चीन को देखते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में चीन बसा हुआ है। यहाँ 3500 साल पहले की लेखन कला के पुराने साक्ष्य मिले हैं। ये जानवरों की हड्डी पर लिखा हुआ पाया गया था, जो शायद भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा गई होंगी, क्योंकि ये मान्यता थी कि वे भविष्य बताती हैं। राजा लोग जो लिपिक करों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या अच्छी फसल होगी, क्या पुत्र होगा। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इन गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। आज कल भी लोग ऐसे ही करते हैं। लोग जाते हैं अपना पर्चा बनवाते हैं। बहुत सारे बाबा लोग हैं जो इस तरीके के पर्चे बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भविष्य में जो रहेंगी, वर्तमान में भी हैं, भूतकाल में भी लोग अपने भविष्य को जानने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं। तो हमें अपना वर्तमान देखना चाहिए। भविष्य, वर्तमान में जो करोगे वो भविष्य में होता हुआ दिखता है, उसका रिजल्ट भविष्य में आता है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिससे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये सब चीन के बारे में है। तो हमने कुछ साइट्स के बारे में पहले मेगालिथ साइट से बोला था। इमान गांव हो गया, तुम्हारा हुंसगी हो गया, आदिचन्नलूर हो गया। ये भी सब क्या है, ये हमारी मेगालिथ साइट्स हैं। ठीक है। ये अलग पे ख़त्म हुआ हमारा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बेसिक बेसिक बताया है कैसे किसान बना, किसान से कैसे पशुपालक बना, फिर वो चरगाह बन गए, कैसे उन्होंने किताबें लिखी, उन किताबों के बारे में कैसे उन्होंने उस समय के जो चीज़ें वो यूज करे उनके लिए महत्वपूर्ण थी उनके बारे में बताया। मेगालिथ साइट के बारे में हमें पता लगा। अब हमें एडवांस लेवल पर चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी इस तरीके से करनी होती है कि कोई भी चीज़ हमसे छूट ना जाए। तो उस टाइम जो नदियों को जो नाम लिया जाता था, आज जो नदियाँ को नाम वो डिफरेंट है। हिंदी में हम कुछ और बोलते हैं, संस्कृत जो वैदिक संस्कृत थी उसमें कुछ और नाम था, तो वो नाम भी पूछ लिए जाते हैं। पुराणों के बारे में पूछ लिया जाता है, उपनिषद के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा सत्यमेव जयते जो शब्द है भारत का, ठीक है, जो शब्द लिया गया है हमारे उसमें सम्मान में, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीतो। ठीक है। वो शब्द कहाँ से आया है? वो हमारे इन्हीं महान पुस्तकों से, इन्हीं महान उपनिषदों से आया। एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। वैदिक उसे दृष्टि क्विक आईएएस की बुक है, उससे पढ़ेंगे, जो हम कल कंप्लीट करेंगे। परसों हम पीवाईक्यू करेंगे, तो हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। थैंक यू सो मच टू कनेक्ट विद मी। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे बढ़िए। सब कुछ फ्री में है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो जो वीडियो आपको मिलते आ रहे हैं उनको नोट डाउन करते जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।